आपकी जर्नी कैसे रही है, लाइक टीचिंग के अंदर, कि कब से आप पढ़ा रहे हो और क्या बैकग्राउंड रहा है और अब तक कितने बच्चों को पढ़ाया आपने नीट के लिए? तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि सामने इवनिंग में बच्चे इतने सारे रुक कर रो देते थे अपनी बात रखने के लिए, तो वो टाइम था जो और पुश कर रहा था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे उसके सामने नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चे के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, तो वो अपना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल और आज का ये इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है किंग ऑफ बॉटनी एंड किंग ऑफ जूलॉजी, जिनको आप सब लोग जानते ही होंगे जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैव तरुण सर एंड मनीष दुबे सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो। कैसे हो सर? सर एकदम बढ़िया सर। तो आज बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, लाइक मैंने बच्चों को पूछा था कि हमारे साथ सर का इंटरव्यू होने वाला है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछिए। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है, रिलेटेड टू नीट भी है, तो काफी क्वेश्चंस का मतलब बच्चों को आंसर मिलने वाला है आज। तो सर शुरुआत करते, पहला क्वेश्चन आप दोनों से मेरा रहेगा कि आपकी जर्नी कैसे रही है, लाइक टीचिंग के अंदर, कि कब से आप पढ़ा रहे हो और क्या बैकग्राउंड रहा है और अब तक कितने बच्चों को पढ़ाया आपने नीट के लिए? एमडी सर स्टार्ट करिए। कोई नहीं सर, ठीक है। एक्चुअल में सर हम लोगों की जर्नी तो जैसे डॉक्टरेट में कर रहा था, नैनो मेडिसिन में मेरी डॉक्टरेट है, तो तभी से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। तो क्योंकि हम लोग जैसे फेलोशिप मिलती थी मुझे, नो डाउट, और कुछ हम लोग के नैनो सैंपल हुआ करते थे, काफी कॉस्टली उनकी एनालिसिस होती थी, तो फेलोशिप खत्म हो जाती थी, तो एक्चुअल में पढ़ाना तो हमने वहीं से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर प्रोफेशनली आकर के जब मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट हुई 2010 के अंदर, देन उसके बाद हम लोग एकदम मतलब डेडिकेट होकर के 100% पूरा दिन उस पर लग गए थे। तो इस तरीके से कहानी चालू हुई। ठीक है, और नो डाउट पहले ऑफलाइन के अंदर मतलब हम लोगों ने खूब अच्छे से किया, बच्चों ने बहुत अच्छे सिलेक्शन भी दिए, नो डाउट उसके अंदर 2 डिजिट में 1 डिजिट में अच्छे सिलेक्शन आए। फिर धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई और एक लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद फिर हम लोग ऑनलाइन आ गए, और ऑनलाइन में तो आपके सामने ही फिर सारा का सारा। तरुण सर आपका? अब असल में क्या होता है, टीचर बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे जैसे, तो वो तो बनते हैं कि यार ठीक है घर में कुछ प्रॉब्लम रहती है फाइनेंशियली, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए बनते हैं। तो 12th के बाद से ही मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत पढ़ाना, तो वैसे होम ट्यूशन पढ़ाना और ऐसे पढ़ाना जैसे हम लोग देखते ना एक नॉर्मल फैमिलीज में, क्योंकि हम लोग कोई मतलब बहुत रिच फैमिली से तो कोई है नहीं, तो मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मली होता ही है कि हम लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए पढ़ाते हैं। तो वहां से स्टार्ट किया, तो एक इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों की आईज में देखते हैं ना कि उन्हें समझ आ गया और एक चमक आ जाती है, तो वो जो चमक होती है ना वही खींचती है टीचिंग में। तो थोड़ा सा जब वैसे पढ़ाने लगे इंटरेस्ट आने लगा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे मैंने खासकर अपना तो फिर मतलब ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो एक मन था कि चलो पीएचडी भी करेंगे, फिर एक हुआ कि नहीं यूपीएससी करेंगे, तो मैं उसके लिए भी देखने लगा। तो जब यूपीएससी के लिए करते हैं तो साथ में साइड में कुछ मतलब खर्चे के लिए भी मैं पढ़ा रहा था। लेकिन 2009 के बाद से मतलब 9 या 10 जब एमडी सर जैसे बता रहे हैं, उसी टाइम के अराउंड मैंने भी ऑफलाइन में प्रॉपरली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया प्रॉपरली, क्योंकि क्या होता था कि हम प्रिपरेशन करते थे, तो मॉर्निंग हाफ तैयारी करते थे और इवनिंग के हाफ वाले पार्ट में मतलब पढ़ाते थे प्रॉपर किसी कोचिंग में जाके ऑफलाइन में, तो वहां बच्चों से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था। फिर जब ये हुआ कि यार नहीं फाइनेंशियली घर में और सपोर्ट करना है, तो फिर प्रिपरेशन छोड़ के टोटली पढ़ाने लगे। मतलब ये लगा कि नहीं यार अब जो है, क्योंकि मतलब पूरी तरीके से पढ़ाना, तो फिर प्रॉपरली पढ़ाने लगे। ऑफलाइन में रिस्पॉन्स अच्छा मिला, और फिर हम लोग जो है जैसे खासकर मैं, एमडी सर, बच्चों की प्रॉब्लम रियलाइज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि जुड़े हैं ना बच्चे। जैसे एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि टीचर वो ज्यादा बेटर होता है जो बच्चे की आईज में डायरेक्ट देख सके, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। तो हम लोग बच्चे की आईज में देखकर वो प्रॉब्लम्स मतलब देख सकते हैं कि यार इसको ये दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि सामने इवनिंग में बच्चे इतने सारे रुक कर रो देते थे अपनी बात रखने के लिए, तो वो टाइम था जो और पुश कर रहा था मतलब हमें खासकर कि यार ठीक है ऑफलाइन में हम इतने बच्चे पढ़ाते हैं, तो चलो देखते हैं एक बार ऑनलाइन ट्राई भी करते हैं। और फिर जब कोविड लगा तो फिर मजबूरी हो गई ऑनलाइन आना, तो फिर उसमें हमने अपना अपना एक फाइट मारा, मैंने भी मारा, सर ने भी मारा, और वहां जो रिस्पॉन्स मिला तो कहते हैं ना कि एक अच्छा मतलब एफर्ट बच्चे मतलब सपोर्ट करते, तो उसी तरीके की जर्नी रही। तो स्टार्टिंग तो फाइनेंशियली होती है, फिर वो इंटरेस्ट में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल, फिर वो एक मतलब जज्बा आ गया कि नहीं यार बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ करना है, तो उसमें वो कन्वर्ट होता चला गया। और फिर आज भी मतलब ये उसी जज्बे को लेकर हम लोग चल रहे हैं, मतलब वही चीज आगे लेके चल रहे हैं। सर मतलब एक चीज होती है कि मतलब आपने ऑफलाइन भी देख रखा है, ऑनलाइन भी देख रखा है, लाइक आपने ऑफलाइन भी पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है। बहुत बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया हमको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑनलाइन प्रिपरेशन से नीट क्रैक हो सकता है।
तो आपका मतलब इस पे, क्योंकि हमने ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रखी है तो हमें इतना ऑनलाइन का आइडिया था नहीं उस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन प्रिपरेशन करके क्या कोई बच्चा नीट क्रैक कर सकता है? अच्छा, आप इसका ऑनेस्ट आंसर चाह रहे हो? एकदम हाँ ऑनेस्ट बताता हूँ मैं। देखो, ऑनेस्ट आंसर ये है कि जैसे मतलब हम ये मानते हैं कि दोनों अपनी जगह मतलब प्रॉपर है। जैसे ऑफलाइन के मेन प्लस क्या है कि बच्चा टीचर से जाके मिल सकता है, बात कर सकता है, और उसको चीज सामने दिखती है। तो कहते हैं ना कि जो चीज सामने है, जैसे करेंसी दो तरीके की होती है, एक सामने दिखती है, एक अकाउंट में। तो जब सामने दिखती है तो उसको ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं इसको करता रहूंगा, ऑफलाइन को मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ऑफलाइन का। लेकिन ऑफलाइन में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसको किसी बैच के टीचर से समझ नहीं आया ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसको बैच शिफ्ट करना। कई बार तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स उसको उस तरह के मिलते नहीं है, ये जेन्युइन बात है। और ये बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये एक छोटी कोचिंग की बात है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी होता है। और स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है कि खुद को ब्लेम करता है पहले 1-2 महीने, बाद में उसको रियलाइज होता है नहीं यार टीचर से भी कुछ उसका मतलब वो बना नहीं, तालमेल नहीं बना, तो वो ऑफलाइन में फिर वो टाइम निकल जाता है। और ऑनलाइन में क्या है कि मतलब क्योंकि बैचेस बड़े साइज के है ना, तो फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो बहुत सारे तीनों टीचर, चारों टीचर बहुत अच्छे पॉसिबल हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा मतलब ऐसा हो जाता है कि उसको खुद को डेली पुश करना है, खुद को डेली हिट करना है कि यार तुझे लेक्चर देखने हैं, तुझे नोट्स बनाने हैं। तो ऑफलाइन मतलब अच्छा है क्योंकि वो डेली खुद ही पुश मारता रहता है, मतलब वो ऑफलाइन सिस्टम है ना, बच्चे को पुश करता रहता है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, बच्चे को खुद अपने आप को पुश करना है। तो दोनों के अपने मतलब प्लस माइनस है और दोनों से सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में एक लाइन है, मतलब जो कहती है कि यार ऑफलाइन भी है तो टेस्ट दे ले या ओएमआर फिल कर ले या तू कुछ लेक्चर्स देख ले ऑफलाइन के भी। ऑनलाइन से कहती है लाइन की यार तेरे को अगर कोई मुश्किल टॉपिक समझ नहीं आए या कुछ ऐसे टॉपिक है तेरा कनेक्ट नहीं बन रहा है तो वो वहां से देख ले। इन द एंड एफर्ट बच्चे का ही चलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मतलब आपने भी जब किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में जाके एफर्ट फिर हमारा ही रह जाता है खुद का, बच्चे का। हाँ सर, मतलब एक जो चीज मुझे ऑनलाइन में मिसिंग लगती है कि मतलब बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता टीचर से। लाइक एक दिन स्टार्टिंग में रहता है जोश, लेकिन जैसे बीच बीच में आते आते लास्ट तक फिर वो कनेक्ट लूज कर देता है, तो सारा ब्लेम जो है वो डाल देता है कि टीचर्स सही नहीं थे। हाँ, वो पुश नहीं है ना, पुश मुश्किल है। पर अथर सर अगर कंटेंट वाइज देखा जाए ना, तो ये मैंने फील किया और मैंने टीचरों से डिस्कस भी किया कि जब टीचर ऑफलाइन में होता है तो उसके सामने एक लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, नो डाउट वो एंजॉय करता है। पर जब ऑनलाइन में होता है उसके सामने एक नंबर होता है कि कई लैक्स बच्चे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे उसके सामने नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चे के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, तो वो अपना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, ठीक है। तो इस और यहाँ पर क्या है ऑनलाइन के अंदर, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन के अपने, जैसे सर ने बताया ऑफलाइन के अपने बेनिफिट है, बट यहाँ पर क्या है सेलेक्टिव टीचर, हमें पता है कि क्योंकि यहाँ भाई बैच साइज बहुत बड़ा है, तो सेलेक्टिव टीचर जो बहुत बेस्ट है वो अपना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जिससे कि कम प्राइस के अंदर, क्योंकि देखो ऑफलाइन हर बच्चा नहीं कर सकता, ये आप भी समझते हो। हाँ, ये तो है, क्योंकि कॉस्ट बहुत है, ठीक है, रहने की कॉस्ट बहुत है, ठीक है, और नो डाउट कि ऑफलाइन के अपने बहुत सारे खर्चे हैं, वो कोई भी करेगा तो ऑफलाइन में खर्चे आते हैं, बिल्डिंग ये वो। बट ऑनलाइन के अंदर अगर बच्चे के अंदर डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की पावर है, मैं सच कह रहा हूं, ऑनलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता उस कंडीशन पर वो बच्चा है, ठीक है, ऑनेस्टली बोला जाए तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वही ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो बस एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, बच्चे के सामने कहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि भाई कारण चाहिए सिलेक्शन के लिए, अगर बच्चे के सामने कारण है तो वो ऑनलाइन से भी निकाल लेगा, और कारण नहीं है तो वो ऑफलाइन से भी सिलेक्शन नहीं निकाल पाता। पर ऑफलाइन का अपना बेनिफिट है, ऑनलाइन का अपना बेनिफिट है, ठीक है, यहाँ लो कॉस्ट में हम बेटर चीज दे पा रहे हैं आज। तो मतलब मैं जब ऑफलाइन गया था, कोटा में गया था, तो मैंने हर एक इंस्टीट्यूट के बच्चे से पूछा, तो मैक्सिमम बच्चे से थे कि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ भी रहे, बट बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ रहे थे ऑनलाइन, एमडी सर और तरुण सर से। तो वो एक बेनिफिट आया था ऑनलाइन का कि मतलब ऑफलाइन के जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल हो भी गए तो उनको सस्ते में एक बैच मिल जा रही है ऑनलाइन में, जहाँ पे वो पढ़ पा रहे हैं। हाँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया और फिर मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ एक टॉपिक होते हैं उसको नहीं क्लियर हुए। दूसरा एक चीज और भी है ना, आज क्लास में आप ऐसे, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग 60-70 बच्चों की एक क्लास पढ़ाते थे मान लो ऑफलाइन में, तो क्या होता था कि जो बच्चा 3 दिन 4 दिन एब्सेंट रह गया ना, या 2 दिन भी एब्सेंट रह गया, जब वो क्लास में आता था ना तो उसके चेहरे से मैं पढ़ सकता था कि यार उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो और ऑफलाइन ऑनलाइन में एक बेनिफिट है ना यार, आप वो बैकलॉग में जाके वो लेक्चर देख सकते हो। अच्छा, उसमें क्या होता था, अगर बच्चा 4-5 दिन नहीं आया, उसकी छुट्टी हो गई,
तो वो जाता था कोऑर्डिनेटर के पास, उससे कहता था कि सर एक मेरे को तो नहीं, एब्सेंट था। वो कहता था आपकी डाउट क्लास लगा देते हैं। अब हम ही उस बच्चे को जो 3 दिन का लेक्चर है वो 15 मिनट में उसको जल्दी जल्दी बता तो देते थे, पर हमें भी पता उसे नहीं समझ आया होगा। आपको भी पता ये बहुत मुश्किल काम है ना, तो वो होता नहीं था रियल में। अगर मैं आपको बताऊं, वो टाइम देना पड़ता मिनिमम एक लेक्चर को, तो वो होता नहीं था। पर बच्चे को ये होता था चलो टीचर ने थोड़ा बता दिया। तो एक बच्ची थी 2017-18 में, वो मतलब सिलेक्ट हुई, उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ ट्रांसक्रिप्शन का। वो मेरे पास जब सिलेक्ट होके आई ना, तो उसने सिर्फ ये बात बोली, सर ये वो टॉपिक था, मैं छुट्टी पे थी उस दिन, वो 3 दिन में छुट्टी पे थी, आज उसका क्वेश्चन गलत हुआ है। पूरे साल भर मतलब मैंने ट्राई भी किया, आपने पढ़ाया भी उसको थोड़ा थोड़ा, पर जो चीज एक बैच में बैठ के बनती है ना, चाहे वो ऑनलाइन में ऑफलाइन में, वो बन नहीं पाती, नहीं है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में वो जुड़ती नहीं है। जो पूरे डिटेल लेक्चर होता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, वो मतलब ऑफलाइन का ड्रॉबैक है ना, अगर आप किसी रीजन से नहीं आ पाए उस दिन, बीमारी हो गई भाई, बीमार पूरे साल में तो होगे ना एक दिन, तो वो एक ड्रॉबैक रहा, जिसको ऑनलाइन ने अच्छे से रिप्लेस भी किया, मतलब जिसे ठीक किया। और हम ये मानते हैं कि यार ऑनलाइन वो बच्चा ज्यादा पढ़ सकता है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे के ड्रॉप बढ़ते जाते हैं, वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन की तरफ ज्यादा वो इंक्लाइन हो जाता है, क्योंकि उसको फील होता है कि यार अब मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, सेल्फ चैनलाइज हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। वैसे सही जो करंट समय है उसमें मुझे लग रहा है बच्चा हाइब्रिड मॉडल पर ज्यादा जा रहा है। ये कोटा में भी देखा मैंने, जो बच्चे अदर इंस्टीट्यूट में भी थे, तो उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ले रखे थे। तो मैं पूछता था बेटा ऐसा क्यों, तो बोलते थे सर मेरी फिजिक्स तो बेटर है पर मेरी बायो बेटर नहीं है, तो मैं आपसे और तरुण सर से बायो कवर कर लेता हूँ, या मेरी बायो बेटर है ठीक है पर उस बायो में मेरे कहीं कोई टॉपिक समझ नहीं आते, ठीक है तो मैं आप लोगों से क्लियर कर लेता हूँ। तो नो डाउट आज की डेट में हर ऑफलाइन के अंदर बच्चा ऑनलाइन जरूर लेता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस बहुत मिल रही है ऑनलाइन के अंदर। हाँ राइट सर, मतलब आप 2-3 साल से ऑनलाइन में हो। हाँ, 3 साल प्लस हो गया हम लोगों को। 3 साल प्लस हो गए। तो एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अब ये नया स्टार्टअप या जो भी है कि नया संकल्प भारत स्टार्ट करने का मोटिव क्या था और कहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई? मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जैसे हम लोग जब भी मान लीजिए पढ़ाते हैं ना कहीं पर, तो काफी ज्यादा इमोशनली अटैच होके सिस्टम के लिए हमेशा से काम करते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर थे या पहले थे या उससे भी पहले थे, तो वहां पे हमारा एक प्राइमरी मोटिव होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं किसी कंपनी के लिए आंसरेबल हूं, नहीं, हम आंसरेबल हैं सिर्फ बच्चों के लिए। मतलब कंपनी मुझे सैलरी दे सकती है, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली आंसरेबल हूं बच्चों के लिए। अगर मैं उसके को कंटेंट अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा या मैं उसको वो सारी चीजें नहीं दूंगा जो उसे चाहिए, तो फिर मैं मतलब सैलरी लेके भी चीट कर रहा हूं। तो ऐसा हमारे पास हमेशा थॉट रहती है। तो वो थॉट के साथ तो हमने जो हमारा सिस्टम था पहला, जो हमने साथ मिलके सबने बनाया और उसमें काम भी किया, तो वहां भी हमने वैसे ही काम किया। फिर थोड़ा सा टाइम जब आगे जाता है तो चीजें हमें लगता है कि यार उस तरीके की कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो हम बताते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम सिस्टम में इन्फॉर्म भी करते, तो वैसा करते थे, ऐसा नहीं है, तो किया भी हमने। और ये गलत नहीं है, मान लो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई किसी सिस्टम में सभी लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं या सभी लोगों की बातें सुनी जाए, ऐसा नहीं होता। सिस्टम में 10 तरह की चीजें हैं, तो हम अपनी बात रख सकते थे, रखते भी थे। तो जब हमें फील हुआ कि नहीं भाई अब हमें लग रहा है कि यार नहीं, अब एक सिस्टम अपना भी करना चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा और बच्चों के लिए और दूसरे तरीके से भी काम कर सके। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आप नीट के एग्जाम को देखो ना, नीट का एग्जाम सिलेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है एक्चुअल में, क्योंकि इतने कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चलो ठीक है, बच्चा रिजेक्ट हो गया, पर हम उसको इतनी साइंस जरूर पढ़ा दें कि वो आगे उसको उसका हेल्प लेके वो अपना मतलब अपना एक रोजगार के लिए कुछ कर सके। तो हमारा मोटिव सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम के लिए पढ़ाना है, हमारा मोटिव है नॉलेज सिखा देना, ताकि वो उस नॉलेज को लेकर वो मतलब आगे बढ़ सके। तो उस मोटिव को लेके हमें लगा कि यार थोड़ा सा और करते हैं, एक सिस्टम हम डेवलप करते हैं, शायद वो सिस्टम में हम और ज्यादा चीजें दे सके और बेटर कर सके। तो ये बस इस चीज को लेकर कुछ लोगों मिले, उनकी थॉट जुड़ी, हमने फिर प्लान किया कि हाँ ऐसे करना चाहिए, तो उस चीज को कर लिया। अब उसमें क्या होता है, सिचुएशन कई बार खराब भी होती है, अच्छी भी होती है, तो ठीक है, बस वो टाइम था, निकल गया। अब तो ठीक है, हम बच्चों के साथ लगे हुए हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अब ठीक है, चल रहा है, कर रहे हैं। दूसरा तो आपकी अभी टीम मतलब कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं टीम में? तो एमडी सर बताएंगे कितने लोग हैं अभी। तो एक्चुअल में एसएमई अगर टाइपिंग इन सब की बात करते हैं, सबको मिलाकर के लगभग 50 लोग हैं टीम के अंदर हमारे। 40 से 50 लोग हो गए हैं लगभग। 40 से 50 लोग हैं, और हम टीचर्स हैं। टीचर्स टोटल 9 से 10 हैं हम लोग मेन जो पढ़ा रहे हैं, और बैक एंड में कुछ 10-12 लोग जो हैं जो हेल्प करते हैं। तो टोटल टीचर वाली टीम। सर तो आप ही लोग क्लास में पढ़ा भी रहे हो और डीपीपीएस भी सॉल्व करवा रहे हो? हाँ, सारा अभी तो सारा हम ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। मतलब कि यार डीपीपी क्वेश्चन एक बार स्टैंडर्ड हो जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ
किसी भी बड़ी कोचिंग के पैकेज क्यों पसंद किए जाते थे, क्योंकि उनमें बेयर मिनिमम क्वेश्चन होते थे जिसको करके बच्चा सिलेक्ट हो जाता था। हम ऐसा ही एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें हम एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन दे दें, बना दें खुद से और उसके सॉल्यूशन भी बना दें ताकि डाउट ना रहे, जिससे बच्चा सिलेक्ट हो जाए। और ऐसा अगर आप देखोगे ना कि पहले क्या होता था, बच्चा कहता था यार इस कोचिंग के पैकेज कर लेते हैं, इससे सारा हो जाएगा, इस कोचिंग के कर लेते हैं, इससे सारा हो जाएगा। ऑनलाइन का मेन ड्रॉबैक ये है ना, उनके पास वो मटेरियल तो बहुत है लेकिन वो स्टैंडर्डाइज नहीं है कि बच्चे को ये कर ले तो हो जाएगा, वो दिन भर मटेरियल खोजता रहता है। तो हम मतलब संकल्प भारत में क्या कर रहे हैं कि डीपीपी को स्टैंडर्डाइज कर देंगे और जितना भी मटेरियल है उसको उस लेवल पे ले आएंगे कि इतना मिनिमम कर लो, इसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, उसके अराउंड क्या है कि उसकी अगर सॉल्यूशन हम बना देते हैं तो क्लास में हमने पढ़ा दिया, सॉल्यूशन हमने बना दिया, तो उसके डाउट्स कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो डाउट्स लेना लगभग नामुमकिन सा काम हो जाता है, क्योंकि उतना सारा बच्चा है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना कि भाई योगा कर लो बीमारी नहीं होगी, तो वही है, हम कोशिश ये करेंगे कंटेंट अच्छा पढ़ा दें, डीपीपी हम सॉल्व कर दें कि डाउट कम रह जाए, तो फिर आगे और भी सिस्टम निकालेंगे। लेकिन मेन यही मतलब इसके पीछे था कि यार हम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मिनिमम डाउट बचे। तो उसका हम और सर ने अपनी लाइफ में टाइम में भी हम लोगों ने देखा था, सर ने भी कई पॉइंट्स ऑब्जर्व किए, मैंने भी ऑब्जर्व किए, तो लगा सर ने भी कहा यार ये सर ये नहीं होना चाहिए, ये हो जाता तो बेटर होता, ये हो जाता तो बेटर होता, अगर हम ऐसा कर पाते तो बेटर होता। कुछ चीजें डिस्कशन हुई तो वो भी एक कारण था, ठीक है, कि हमें लगा कि मिलकर के जो गैप्स थे इनको फिल किया जाए और बेटर किया जाए। और इस लाइफ में जो भी चीजें देखी जहां बच्चा कहीं ना कहीं फेलियर का फेस करता है, फेलियर को, तो कारण क्या थे उन पर भी काम किया हम लोगों ने। और जिस सर ने बोला से हम लोगों का मेन मोटिव था जो बच्चा रह जाता है, अब उसके लिए क्या किया जाए, वो रह क्यों रहा है, वो टॉपिक वीक क्यों है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई है इसके अंदर जो उसको हम धीरे धीरे अप करेंगे, उसको उसका मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया हम लोगों ने, जिससे कि उसके मार्क्स इंप्रूव कराएंगे, उसकी पेरेंटल केयर करेंगे, उसकी एकेडमिक केयर करेंगे। जैसे टेस्ट पहला हो जाएगा तो वो आ जाएगा प्रोग्राम हमारा ना सर। बिल्कुल सर, मतलब अभी थोड़ी बात करते हैं नीट 24 के बारे में कि अभी नीट 24 के लिए एक टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, सिलेबस कब खत्म करे, कितने टेस्ट दे और शुरुआत कैसे करे। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, शुरू कैसे करें पहली चीज, और उसके बाद सिलेबस कब खत्म होना चाहिए, टोटल कितने टेस्ट हम लोग दे, कितने क्वेश्चन करे पर चैप्टर। तो ये कुछ सवाल है जो कॉमन बच्चे पूछते हैं जिनका आंसर बच्चों को आपसे चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब नीट नॉर्मल टाइम पे होता था ना, जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे एमडी सर, तो नीट मई में ही होता था और पहला संडे होता था, तो अगले साल भी 5 मई को जहां तक है चांसेस है। तो उसमें क्या होता था, नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग में हम खत्म करते थे 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के आसपास, मतलब हम सिलेबस खत्म करते थे, बच्चों के पास पूरा 2 महीना होता था, इस तरीके से था। तो ऐसा ही हमने अपने बैच में भी प्लान किया। तो ये एक टाइमलाइन होती है। दूसरा क्या है कि बच्चा जो है ना इस बार मतलब बहुत सारा ड्रॉप ले रहा होगा, क्योंकि उसको पिछले साल कम टाइम मिला है। अगर आप देखोगे ना, पिछले साल 2-1 महीना कम मिला है, जुलाई में हुआ था ना पिछला पेपर, ये वाला मई में हो गया, तो ड्रॉप वाला बच्चा भी ज्यादा है, क्योंकि उसको फंस गया कहीं 500-550 में। तो उसको क्या करना है कि स्टार्ट कर ले, जैसे मतलब हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से बैच में करे। और पहला 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मतलब क्लॉक सेट करना। मेरा ये हमेशा ही मानना है, एक जो बच्चा मतलब तैयारी करता है ना, उसकी क्लॉक सेट होना जरूरी है पढ़ाई को लेके। भाई इतने से इतने टाइम लेक्चर देखता है, इस समय वो अपने डीपीपी सॉल्व करता है, और इस समय वो अपनी सेल्फ स्टडी करता है, और ये रेगुलर वे में चलना बहुत जरूरी है। तो वो अगर वो 1 महीने में कर जाएगा ना, उसके बाद तो फिर ये नॉर्मल शेड्यूल करते करते भी चला जाएगा। बाकी एमडी सर बता रहेंगे कि भाई हमने टेस्ट के लिए भी बहुत प्लान किया हुआ है उनके लिए, बहुत कुछ। एक्चुअल में हमारा मानना है कि सिलेबस जो है वो मार्च के लास्ट तक जैसे जाता है, अप्रैल तक जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। भाई हम जो सिलेबस है उसको भाई जैन और हार्डली मिड फेब तक फिनिश कर लें, जिससे कि बच्चे को एक टाइम चाहिए ना सेल्फ स्टडी का, बच्चे को टाइम चाहिए रिवीजन का, बच्चे को टाइम चाहिए अपनी जो अब तक पढ़ाई की है उसकी एनालिसिस का। तो इन सबको ध्यान में रखा हम लोगों ने, और हम लोग भी अपने बैच की एंडिंग शायद फैब मिड में ही करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना स्टार्ट करना है कि एक तो हम लोग क्लास टेस्ट ले रहे हैं, लगभग 32 क्लास टेस्ट हैं हमारे, जिसमें एक तो एक रूटीन चलेंगे, उसके अलावा हमारा एक मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसमें भी हम टेस्ट ले रहे हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि थोड़ा सा टेस्ट पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि टेस्ट अगर देते हैं, क्योंकि मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो इस बार भी मिला जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा सर पूरा पढ़ाई की हमने, पूरी थ्योरी हमें आती है, पर हम उस टेस्ट को परफॉर्म, जब मैं नीट का एग्जाम हुआ परफॉर्म नहीं कर पाए, या लास्ट टाइम पर जो हमने टेस्ट दिए हम नहीं कर पाए, बहुत मिस्टेक्स हुई। तो इसीलिए टेस्ट की एनालिसिस और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं हर बच्चे से आपके माध्यम से बोलूंगा कि बेटा एनसीईआरटी छोड़ना मत, नंबर 1, ठीक है, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी छोड़ना मत। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, लेक्चर लो,
थोड़ा सेल्फ स्टडी करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके टॉपिक को परफेक्ट बनाती है, टेस्ट आपकी कमियों को इंप्रूव करते हैं, और जब उसकी एनालिसिस करते हो और कमियों पे काम करते हो तो आप में और बेटर इंप्रूवमेंट होता है। और जब टाइम से सिलेबस खत्म करो, और टाइम से सिलेबस खत्म होने के बाद आपको एक सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज, जो आपको और परफेक्ट करे, आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, क्योंकि सारा खेल लास्ट टाइम पर कॉन्फिडेंस का है। जो बच्चों ने इस बार मार्च में सिलेबस खत्म किया, मुझे मिले कि सर कर तो सब लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो डर की वजह से पेपर खराब करके आए। अब वो डर कब दूर होगा? तो उस पर भी हम लोगों ने काम किया कि अगर हम उसको टाइमली सिलेबस करा देते हैं, फिर प्रॉपर उसका रिवीजन करा देते हैं, उसके अच्छे से टेस्ट, प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेते हैं। टेस्ट अगर बिलीव करो ना करो, हम लोग करीब 60 से ऊपर टेस्ट, ये तो नॉर्मल ले ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ टॉपिक टेस्ट भी ले रहे हैं उसके टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए, फिर हम चैप्टर टेस्ट ले रहे हैं, फिर हम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, फिर कंप्लीट सिलेबस टेस्ट ले रहे हैं। ये एक सेपरेट चलेंगे उसके मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, और क्लास टेस्ट 32 हमारे सेपरेट हैं, सेपरेट चलेंगे। और उसके बाद हम डिफरेंट सीरीज लेके आने वाले हैं जो उसको और बेटर करेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा यहाँ, मतलब बच्चे की पढ़ाई में ये चीजें होनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े या वो ऑनलाइन पढ़े। एनसीईआरटी प्लस इन सबको लेके चलेगा, टाइमली खत्म करेगा, तो नो डाउट उसका कॉन्फिडेंस बेटर रहेगा, और ये कॉन्फिडेंस उसके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये आपने भी देखा होगा, लास्ट में बच्चा टेस्ट देने आता नहीं है, आखिरी 5-7 दिन आता नहीं है, जो आता है उसी का होता है एक्चुअल में। ऑफलाइन में तो बच्चे मैं देखा कि टेस्ट देते ही नहीं थे, जो मैं देखता था भाग जाते थे। जबकि बच्चों को समझना चाहिए, अगर टेस्ट नहीं दोगे ना तो आप अपनी कमियों को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को बोलूंगा अभी, ये टेस्ट जरूर दो, टेस्ट से ही आप, और उसकी एनालिसिस कि कमी क्या की थी इस टेस्ट में, जिससे कि अगले में बेटर कर पाओ, तो बहुत जरूरी है। उस पर हम लोग पूरी टीम बहुत जी तोड़ काम करने वाली है। सर, तो बायोलॉजी में एक होता है कि 360 सबका टारगेट होता है कि 360 नंबर लाने हैं, तभी सिलेक्शन होगा, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हम लोग एनसीईआरटी हर कोई पढ़ रहा है, बट उसका हम लोग कैसे राइट वे में पढ़े कि हमारे पूरे नंबर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा, देखो हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, मेरी और तरुण सर की दोनों की कॉमन स्ट्रेटजी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी को डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है, जिससे कि उस कंसेप्ट विद कंसेप्ट, जिससे कि बच्चा समझ पाए कि एक्चुअल में एनसीईआरटी है क्या। क्योंकि एनसीईआरटी आपको भी पता है कि ये बहुत मतलब टिपिकल है, क्योंकि वो सारी फॉरेन राइटर की बुक्स हैं, लाइक अल्बर्ट, नेल्सन कॉक, बायोकेमिस्ट्री वहां से लिए उन्होंने, टॉटोरा, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनसे कट कॉपी पेस्ट की है, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो गई है। तो बच्चा सेल्फ करता है तो वो उसको नहीं याद रहता उसको। तो ये टीचर की प्रायोरिटी है कि हम हो, ऐसा तरुण सर हो या कोई और हो, ठीक है, एनसीईआरटी को पहले उसको इजी फॉर्म में डायग्रामेटिकली, फ्लो डायग्रामेटिकली उसके कंसेप्ट सेट होने चाहिए बच्चे के, नंबर 1। नंबर 2, उस एनसीईआरटी की लाइंस पर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे एनसीईआरटी की लाइन उसके पकड़ में आए, समझ पाए कि लाइन किस तरीके से पूछी जा सकती है। नंबर 3, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन रीड भी करनी चाहिए, जिससे कभी कभी वो पॉइंट छूट जाते हैं जो थ्योरी में नहीं कवर हो पाते, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा सर, याद है मुझे, वो dn/dt आर जो आर की आर है ना, हाँ, उसमें उसने एक, फिर उसका एक ग्राफ था, उसमें ई की उसने पूछा था ई क्या होता है, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, ई क्या होता है, वो तो मैथ का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो पॉइंट ये है कि यार देखो, मतलब हम जो पढ़ा देते हैं क्लास में, भाई वो आपको एनसीईआरटी पढ़ के 70-80% समझ आ जाता है, फिर आप 1-2 रीडिंग मार के वो लाइनें मतलब अपने अंदर इम्बाइब कर लो। और कई बच्चों की हैबिट होती है रटने की एनसीईआरटी की लाइनें, अगर आपको समझ नहीं आ रखी है ना तो वो रटा तो नहीं जा सकता, मतलब वो चीज ही नहीं है जिसको रट पाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। दो किताबें है वो जो आपको मतलब पूरी याद करना इम्पॉसिबल है किसी को लिए, तो आपको मैक्सिमम चीज समझनी पड़ेंगी और फिर उसको याद करेंगे उसको। सर, एक और क्वेश्चन होता है कि अभी जैसे न्यू एनसीईआरटी आ गई है, तो अब क्या करें, मतलब अप्रोच क्या होना चाहिए? सिलेबस तो पूरा आ रहा है नीट में, तो अभी क्या अप्रोच है कि मतलब एनसीईआरटी कैसे पढ़े, चैप्टर पहले कौन से करे, इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी। देखो थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा, सर भी बताएंगे भी इसके लिए। एक्चुअल में देखो अभी एनसीईआरटी तो चेंज हो गई है, और हमें पता है एनटीए जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो अभी पर एनटीए ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया कि ऐसा होगा 2024 में, ठीक है, बट एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं, ये सबको पता है, ठीक है। नो डाउट टीचर को भी सबको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंटेंट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और जो मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा कि पहले जो डिलीटेड टॉपिक है उनको अभी ना पकड़े, वो पहले जो एनसीईआरटी में है टॉपिक उनको कवर करे, और नो डाउट तब तक एनटीए क्लियर कर देगा कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको कवर करे, तो चीजें बैलेंस रहेंगी। तो यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है।
अब यहाँ पे एक चीज और मतलब ध्यान देने की है बच्चों को कि जैसे क्या हुआ है लास्ट ईयर से उन्होंने बायोटेक के, मॉलिक्यूलर के और सेल साइकिल के बायोमोलिक क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो थे ना वो हमें याद है उसमें आया करते थे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के एग्जाम में, वीएमएमसी का अलग पेपर होता था तब आते थे। तो थोड़ा सा ये मतलब रिसर्च बेस्ड तरफ जा रहा चीजें। और दूसरा क्या है, जैसे एनसीईआरटी का जो सिलेबस डिलीट हो जाएगा भाई उसका कोई क्वेश्चन कहीं तो ऐड होगा ना, ऐसा थोड़ी वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है ना कि 20 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, क्वेश्चन तो आएंगे कहीं और से आएंगे। तो हम भी अभी क्या कर रहे हैं, पहले वो टॉपिक जरूर पढ़ा दें जो आ रहा है। अच्छा कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं जरूरी है, बिना उसके चलेगा नहीं, तो उसको पढ़ा देंगे। पर अभी क्या कर रहे हैं, डिलीटेड पे ज्यादा जा नहीं रहे कि एनटीए क्लियर कर दे, क्योंकि उसने फ्रॉग दे दिया है टिश्यू में। फ्रॉग तो हम पढ़ाते ही नहीं थे पहले, बिल्कुल पहले भी नहीं पढ़ाते तो टॉपिक भी हटा दिया और टिश्यू भी पूरा हटा दिया है। हाँ उसने फ्रॉग दे दिया है, और फ्रॉग तो पहले पढ़ाते नहीं थे। अब वो क्लियर करे कि फ्रॉग आएगा कि नहीं आएगा, तो अब हम पहले ही फ्रॉग पढ़ा दें तो वो चीज बनेगी नहीं ना। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना सिलेबस जो डिजाइन किया कि चलो करंट के हिसाब से करते हैं। बच्चे को हम ये सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी खरीद मत भाई, नहीं देखो डिलीट हो रहा है, अगर कोई चीज डिलीट हो रही है तो वो पेज पे क्रॉस लगा दे पेंसिल से, उसको खरीदनी थोड़ी है। और कुछ चीजें जो ऐड हो रही होंगी लाइनें वो हम बता देंगे। तो खरीदने के पर्पज से नहीं कह रहे, हम कह रहे थोड़ा वेट कर लो। और हम मान के चलते कि शायद ना बदले एनटीए अभी, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि ये वाले सेशन के लिए किया है ना, जो 11वीं पढ़ेगा इस बार इसके लिए किया है, हो सकता है वो ना बदले, क्योंकि वो चाहेगा कि जो 2025 दे उनके लिए बदले सिलेबस। ऐसा पॉसिबिलिटीज है मतलब एनटी की तरफ से, क्योंकि 24 वाले बच्चे ने तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है ना भाई, जो इस बार 12th में है उसने तो पुरानी वाली ही तो पढ़ी है। तो मतलब लॉजिकली क्या है कि वो हो सकता है वैसे जाए कि 25 वालों के लिए चेंज करे, और पर उसने अपना कंटेंट चेंज करना स्टार्ट कर दिया एनटी ने। मतलब वो ज्यादा क्वेश्चन क्या है, जो अप्लाइड टॉपिक्स है ना, जैसे बायोटेक हो गया, जो जूलॉजी में बायोटेक है वहां से पूछ रहा है, या बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, जो कैंसर को रिलेट कर दे, या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वैसा पूछ रहा है। वो ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे मॉर्फोलॉजी के आपके टाइम पे मतलब बताता हूँ, या उससे भी पहले अगर मैं बोलूं आपको 4 क्वेश्चन आते थे, एनिमल किंगडम के 4 क्वेश्चन आते थे, तो वो उसने घटाए हैं थोड़े से। तो हमें ठीक है अभी तो वेट पहले भी सर अगर पुराना देखेंगे तो एनिमल किंगडम के 7-8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अगर मैं पुराने पेपर के एनालिसिस करता हूँ तो कंटिन्यू रिड्यूस हुआ है, तो अब वही अप्लाइड की तरफ जा रहे हैं ये लोग भी। सेल साइकिल थोड़ा टॉपिक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स 6-7 आ गए इस बार, तो 6 आ गए। मतलब वही क्वेश्चन घुमा फिरा के प्रोफेस 1 पे ही 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं। प्रोफेस 1 पे ही 2-3 पूछ दिए, मैच द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब थोड़ा क्या है ना, एक चीज और भी है, एनसीईआरटी से ही पूछना है, बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ड्रॉपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो कट ऑफ बढ़ी रही है। तो मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके थोड़ा टफ बना सकते हैं। पेपर टफ दे नहीं सकते ना, क्योंकि 180 क्वेश्चन है। अगर आपको 3 घंटे 20 मिनट में कराने हैं 200 क्वेश्चन या 180, तो आप पेपर टफ नहीं बना सकते, जेईई मेंस जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है ना। तो लॉजिकली पेपर टफ कभी आएगा नहीं। अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली 580 पे आ जाएगी, पेपर टफ आएगा नहीं कभी भी। तो वो क्या कर रहे हैं, बस स्टेटमेंट हो गया डीप, जैसे इनऑर्गेनिक इस बार डीप एनसीईआरटी पूछ ली। तो मतलब जो लोग इनऑर्गेनिक प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं टीचर्स, फिर उनको मतलब बेनिफिट हुआ। बच्चे ने बोला भी कि हाँ ठीक है आपके सिलेबस में से आएगा। तो हमारे भी टारगेट ये है कि सिलेबस को मतलब बच्चे के हिसाब से बदला जाए। अब जैसे मतलब मैं अभी भी मानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स है जहां पर टीचर आज भी एनिमल किंगडम के पेजेस भरवाते हैं, मॉर्फोलॉजी के पेजेस भरवाते हैं। वो ये मानते हैं कि यार शायद आ जाएगा, पर मैं एक शायद के चक्कर में बच्चे को 200 पेज नहीं पढ़ा सकता ना, ये ठीक नहीं है। मतलब एज अ गार्जियन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आप भी सोचो घर में क्या होता है, मान लो पापा को पता है कि यार इस बार इतनी सैलरी नहीं आएगी कि मैं दिवाली के लिए बच्चों के लिए कुछ ले सकूं, पर वो कभी बच्चों को नहीं बोलते। एज अ टीचर वो कवर मुझे क्रिएट करना है कि यार देखिए आएगा नहीं, और अगर आएगा तो मैंने भी उसके पास वे आउट रखा हुआ है कि भाई ठीक है, मुझे पता है कि एनसीईआरटी ऐसा ऑप्शन रखती है कि अगर कोई ऑप्शन बाहर का भी है ना तो वो उतने में से बन जाएगा। 2013 में क्वेश्चन आया था कोरेलॉइड रूट का, उसका आया था माइकोरिजा का, एक्टोर एंडोमाइकोरिजा का, और उसमें 5 स्टेटमेंट थी, 3 स्टेटमेंट एनसीईआरटी से बन रही थी। तो इसका मतलब वे आउट रखती है एनसीईआरटी, वो जो एनटीए वे आउट रखता है कि बन जाएगा क्वेश्चन। तो हमें भी मतलब एज अ गार्जियन एज अ टीचर ये रखना चाहिए कि बच्चे को वे आउट दे कि यार तू एनसीईआरटी पढ़, हम तेरे साथ हैं, बहुत ज्यादा बाहर से जाएगा नहीं। तो वो चीज हम करते हैं यहाँ पर संकल्प भारत में। हम लोगों ने मिलकर पूरी प्रॉपर एनालिसिस की थी। हमने 5 to 6 ईयर की पेपर की एनालिसिस की, उसमें टॉपिक की एनालिसिस की, सब टॉपिक की भी एनालिसिस की, तब कुछ चीजें कंक्लूड की कि एक्चुअल में एनटीए का पैटर्न क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तब हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाले, और उन कंक्लूजन पर हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं कि इस बार पैटर्न किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो मिलके उसी कंक्लूजन पर काम करते हैं जिससे कि बच्चे को बेनिफिट हो।
सर एक आखिरी सवाल है जो ड्रॉपर बच्चा पूछता है कि हम कंप्लीटली एक ऑनलाइन बैच पे डिपेंडेंट होकर पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, और पढ़ सकते हो तो कैसे पढ़ सकते हैं? लाइक अगर एक ऑनलाइन बैच हम लोग ले लें, क्योंकि वो ऑफलाइन जा नहीं सकता है, इतना पैसा है नहीं कि कोटा चले जाए या ऑफलाइन चले जाए, और ड्रॉपर तो घर से प्रेशर भी है पेरेंट्स को मनाने के लिए, या फिर वो पार्शियल ड्रॉप ले रहा हो, तो कैसे वो ऑनलाइन से पढ़ के मैनेज करके अपना सिलेक्शन ले ले? सर ऑनलाइन बैच में मैं अगर कंपैरिजन करूँ ना, बस एक सामने टीचर नहीं है, पर हम और तरुण सर कोशिश करते हैं कि कैमरे और बच्चों के डाउट से उसको ऐसा फील कराएं कि हम उसके साथ हैं। और बच्चे कहते हैं ये वाली बात, सर फील ही नहीं होता कि आप हमारे साथ नहीं हो। आज हमारे अंदर थॉट आ रहा है, कल आप उसका रिस्पॉन्स दे देते हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो ऑनलाइन से सिलेक्शन भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन से आप रैंक भी प्रोड्यूस कर सकते हो, पर एक ही चीज रहती है, एक डिस्ट्रिक्शन। अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, डिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक पैरेलल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, वो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन अपना बैच लेके चले, एक लाइब्रेरी कंसल्ट करे, ठीक है, जहां पर उसको माहौल मिले, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, तो उन्होंने कहा उतना पैसा नहीं था, पर जब उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया मुझे कोटा के अंदर कि सर हमारे पास ये चीज नहीं थी, हमने आपका ऑनलाइन बैच लिया, साथ में हमने एक लाइब्रेरी कंसल्ट की, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो टेस्ट सीरीज ने हमें टाइम टू टाइम पुश किया कि अगले टेस्ट ये आना है, ये सिलेबस खत्म करना है, तो उससे हमें सेल्फ मोटिवेशन मिला। कभी हम डिप्रेस होते थे तो हम लाइब्रेरी में बच्चों के साथ रहते थे, तो वहां से सेल्फ मोटिवेशन मिलता था। तो डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, सेल्फ मोटिवेटेड रहे, एक टेस्ट सीरीज पुश करती गई कि अगला वो टॉपिक खत्म करना है, तो हम आप लोगों के लेक्चर पे बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में फोकस करते रहे, तो इससे हमारा सिलेबस टाइमली और बहुत परफेक्टली हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से आप रैंक नहीं ला सकते, ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं हो सकता, जबकि ऑनलाइन आपको चारों सब्जेक्ट के अंदर बेटर टीचर प्रोवाइड कराता है। और इस बार तो आप शायद बिलीव करोगे नहीं करोगे, हमारी कोशिश ये है कि हम ऑफलाइन से 19 ना हो, कोशिश कर रहे हैं 21 होने की, कंटेंट वाइज कह सकते हो, टेस्ट वाइज कह सकते हो, डीपीपी प्रैक्टिस शीट, इसके बेस पर कोशिश हमारी है। अब किस हद तक हम जाते हैं ये देखो, आपका फ्यूचर में ऑफलाइन जाने का कोई प्लान है, लाइक कि ऑनलाइन बैच आप पढ़ा रहे हो? हाँ, प्लान रहेगा, लेकिन हम हमेशा बिलीव करते हैं कि पहले हम एक सिस्टम को बनाते हैं, और कभी भी किसी सिस्टम को मतलब अधूरा छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अभी पूरा हमने ठीक से करा नहीं फिर हम मूव करें, हाँ जरूर जाना चाहिए। और हम हमेशा मानते हैं दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग तरह के बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो सेल्फ मोटिवेटेड है पर उसके पास मतलब पैसे कम है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हार्ड वर्क 2-3 तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है पेरेंट्स को देख के, एक आ सकता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हो तो रिसोर्सेज नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो। आप ऑफलाइन में हो, पेरेंट्स के थ्रू मोटिवेट होके अपने आसपास का माहौल देख के कर सकते हो। तो हम हर तरह के सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे, पर फिलहाल अभी तो हम पूरी तरीके से ऑनलाइन में है। और जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास अच्छा खासा नंबर आ गया है, हमने ऑनलाइन बैचेस जो स्टार्ट किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसा हम बोलते हैं कि हम लास्ट तक रहते हैं बच्चों के साथ, तो वैसा रहेंगे। और मतलब आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे काफी रिजल्ट के साथ कि ये बच्चे आ गए हमारे, ठीक है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा सर कि ऑनलाइन ऑफलाइन ही नहीं, आगे अगर बच्चों को किसी और चीज की भी जरूरत पड़ेगी, किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, हम उसको भी लेकर के आएंगे। तो मतलब हम लोगों का यही है कि बेस्ट से बेस्ट हमें कैसे बढ़ना है, हम किस टेक, जैसे अभी हम लोगों ने 3D पे थोड़ा काम करना स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट ही किया है हम लोगों ने, और कोशिश कर रहे हैं और बेटर दें उसको। और भी चीजों पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और बेटर क्या कर सकते हैं। तो हम लोग पर डे, आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 12-1 बजे भी बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी कभी 2, कभी कभी 3 भी बज रहे होते हैं कि और क्या बेटर करें, अगली क्लास में और क्या बेटर होना चाहिए। तो सबका जो एकदम कॉम्बिनेशन है ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग इस समय ना सोने का ध्यान रखते हैं, ना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, बस अभी यही सबका फोकस है, हम 2024 में और क्या बेटर कर सकते हैं, बच्चे को और क्या हम उसको मतलब सर्विस और बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम सबके पूरी टीम का यही एक अभी मोटिव है। ठीक है सर। सर एक आखिरी मैसेज आपके दोनों की तरफ से, जो बच्चे इस साल नीट देने वाले उनके लिए कोई भी आपका मतलब मैसेज हो कि यार ये करना चाहिए या ये चीज नहीं करनी चाहिए? सर भी बोलेंगे इसलिए मैं भी बोलूंगा इसके लिए। पहले सर आप ही बोलिए, फिर बताता हूँ मैं भी। बेटा एक यही मैसेज है कि जैसे कई बार क्या होता है, जब लंबी तैयारी होती है तो आप अकेला महसूस करते हो। जब भी ऐसा फील हुआ करे आपको, तो आप क्या किया करो, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स करके और अपने गोल के बारे में सोचा करो। क्या होता है कि हमारे हमेशा माइंड ब्लॉक होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार दिमाग नहीं चल रहा, होगा नहीं होगा, ये चीजें घूमती रहती है। तो एक तो आराम से बैठ के थोड़ा सा अपने बारे में सोच लिया कि मैं कैसे प्लान करूंगा, मैं किस गोल के लिए आया, तो वहां से ठीक हो जाएगा। दूसरा मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपसे भी नीचे लोग हैं, आपसे भी कम रिसोर्सेज के साथ लोग हैं,
तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, तो इससे आपको मोटिवेशन भी आएगी। और तीसरा, मोटिवेशन का मैक्सिमम सोर्स आपके पेरेंट्स होते हैं, मतलब आप उनको देखोगे ना, उनका एफर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से आप मोटिवेट हो सकते हो। तो अभी टाइम है, मतलब मैं मानता हूं कि पूरा 1 साल है और जर्नी लंबी है, 2 साल का सिलेबस पढ़ना है, तो मोटिवेटेड रहो, पूरा एफर्ट करो, हम सपोर्ट करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमसे जुड़ के पढ़ सकते हो किसी भी तरीके से, हम ऐसा नहीं कहते बैच लो, हमने यूट्यूब पे भी काफी पढ़ा दिया है, हर तरीके से पढ़ो, बस क्या करो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी हम नहीं होने देंगे, आप मोटिवेटेड रहो और साथ के साथ मेहनत करो। ठीक है, मैं भी ये इतना बोलना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो अभी बच्चा समय स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई, नो डाउट इस समय मोटिवेशन उसका बहुत हाई है। ये मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं हर बच्चे को पहले अलर्ट कर दूंगा कि क्या होने वाला है आगे। हर बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। जैसे ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आता है, वो कहीं ना कहीं सिलेबस के तले दब जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे डिक्लाइन, और भी चीजें होती हैं कोटा में, मैंने देखा कि कई बच्चे और भी चीजों में पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन होता है। तो उसको पता होना चाहिए डिक्लाइन फेज अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में एक फेज आएगी, उसमें उसको उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। वो तैयार कैसे रहेगा? बीच में अगर उसने कहीं पर भी बंक मार दी क्लास, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो बोझ उसका उस समय वहां आने वाला है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है उसको, उसके लिए तैयार रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहे, ठीक है, अपने सिलेबस को प्रॉपर टाइमली करता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और उसमें कहीं ना कहीं कोटा में एक चीज और देखी थी कि वो हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा सा होना चाहिए, कि बच्चों को आई दिन डायरिया की प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे खाने का नहीं ध्यान रखते हैं। एग्जाम से पहले भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम टाइम पर भी सेम चीज दिक्कत हुई थी। तो बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, ब्रेन तभी हेल्दी रहेगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो खाने पीने का, एक्सरसाइज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी टोटली मेंटेन करनी होगी आपको, ठीक है। टेस्ट छोड़ने नहीं है आपको किसी भी कीमत पर, टेस्ट देने हैं आपको। दिसंबर में जो एक फेज आएगा उसके लिए पहले से तैयार रहना कि उस फेज को हम आने नहीं देंगे, मैं सच कह रहा हूं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा तो चीजें होगी। और हम लोग पूरी टीम, मैं सच कह रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कनेक्टेड हैं बच्चे से। हम मटेरियल सपोर्ट फ्री में भी काफी प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड करा भी दिया यूट्यूब पर हम लोगों ने, और आगे भी हम डिफरेंट चीजें लाते रहेंगे, जिससे कि बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा फील ना हो कि वो अकेला है। तो एक ये अकेलापन भी बच्चे को कहीं ना कहीं खलता है कि यार ठीक है, ये चीज कहीं ऐसा नहीं हो पा रही, या वो एक ही चीज है, अगर वो बंक मारेगा, गड़बड़ करेगा तो चीजें गड़बड़ होंगी, अगर वो स्ट्रिक्टली काम करेगा तो चीजें स्मूथली चलती जाएंगी। सो थैंक यू तरुण सर एंड मनीष दुबे सर। मतलब आज के जो सेशन से बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। लाइक जो मेरे दिमाग में क्वेरीज होते हैं, मोस्टली कॉमन जो क्वेरी होते हैं कि यार कोई टीचर मिल जाए जिनको हम लोग पूछ ले सब चीजें, तो सारे आपने आंसर कर दी। सो थैंक यू वेरी मच और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मैं बात बोलना चाहूंगा था, आप लोग मतलब डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बच्चों को मतलब डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि हम तो टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, कई बार हम वो स्पेस मिस कर जाते हैं मोटिवेट करने का, जो आप लोग कनेक्ट होकर बच्चों के लिए कर रहे हैं, और ये जरूरी भी होता है। तो हमारी संकल्प भारत की टीम की तरफ से आपको भी मतलब बहुत बेस्ट विशेस और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम अच्छा बच्चों और हमारे बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हो बहुत अच्छा, क्योंकि तो बच्चों को कहीं ना कहीं टीचर्स की जरूरत होती है, और टीचर्स को अपनी बात पहुंचाने के लिए तो आप बहुत अच्छा एक कहते हैं बहुत मतलब एक ऐसा वर्क जो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है, और जो गैप आ रहा है उसको फिल करने का काम कर रहा है। इसके लिए हम सबकी तरफ से आपको भी थैंक यू सर। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट कर देना यार, ठीक है। तो कोई भी आपको इसका पार्ट अच्छा लगा हो कि भैया सर का कोई भी पार्ट था यार कि ये एडवाइस अच्छी लगी, हम उसको फॉलो करने वाले, तो कमेंट कर देना यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेरी हो बता देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।